नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका गोल मंत्रा एकेडमी के परिवार में। आज मैं पढ़ाऊंगा भूगोल का ये 17वां लेक्चर होगा और टॉपिक का नाम है भारत की मिट्टियाँ। तो इसके पहले हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ चुके हैं। हम लोगों ने पढ़ा ज्वालामुखी को पढ़ा, ज्वालामुखी के बाद भूकंप को पढ़ा, भूकंप के बाद चट्टानों को पढ़ा। अब चट्टानों के बाद जो है मिट्टी को हम पढ़ेंगे और मिट्टी जब ये कंप्लीट हो जाएगी हम लोग क्या पढ़ेंगे, कृषि के बारे में पढ़ेंगे। तो एक ये आपका सीक्वेंस बना है, तो आप क्या है निरंतर मतलब कि एक तरफ से देखते रहिए तो आपको जो है टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अगर आप क्या डायरेक्ट इस पे आ जा रहे हैं तो पिछले वीडियो आपने नहीं देखा है तो क्या आपको कम समझ में आएंगे। तो इसलिए क्या आप स्टेप बाय स्टेप क्या है देखते आइए, तो उससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि भारत की जो मिट्टियां हैं। तो मिट्टी जैसे आप लोग जानते हैं कि ये खेती किसानी जैसे होते हैं, ये जो पर्वतीय मिट्टी होती है, मिट्टियों के प्रकार हैं। तो क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं ये देखिए, है ना। तो हम चर्चा करेंगे सबसे पहले कि लिखा हुआ मृदा विज्ञान। क्वेश्चन ये आएगा कि मिट्टी के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो आपका आंसर होगा मृदा विज्ञान। मिट्टी के अध्ययन को मृदा विज्ञान कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। फिर उसके बाद लिखा है सोलम शब्द, तो आपको याद रखना है ये लैटिन शब्द है। कैसा शब्द है? ये लैटिन भाषा का शब्द है। क्वेश्चन आएगा कि मिट्टी शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, तो लैटिन भाषा का एक शब्द है सोलम। लैटिन भाषा का एक शब्द है सोलम, तो उसी से मिट्टी शब्द की उत्पत्ति हुई है और वहाँ पे इसका अर्थ फर्श बताया गया। क्या बताया गया है? फर्श बताया गया है ना। ये भी आपको याद रखना है। सबसे इम्पोर्टेंट आपका ये ह्यूमस है। ह्यूमस क्या होता है? तो ह्यूमस मतलब ये होता है, जैसे हम लोग देखते हैं कि भारत में क्या है, जैविक खेती को बढ़ाने के लिए नए नए उपचार किए जा रहे हैं। जैसे वर्मी कल्चर, केचुआ पालन क्या होता है, वर्मी कल्चर, ये भी जैविक खेती में आता है। हम लोग देखे हैं मूंग है, उड़द है, ढैंचा है, इनको हम लोग खेत में बो देते हैं। इसके बाद क्या है, हल चला के क्या है उसकी उर्वरा शक्ति को बढ़ाना। तो इसकी अगर परिभाषा बनाना है तो आपको याद रखना है सड़े गले वनस्पति एवं जीव जंतुओं के अवशोषों को क्या कहते हैं? ह्यूमस कहते हैं। क्या कहते हैं? ह्यूमस। फिर से सुनिए कि सड़े गले वनस्पति एवं जो आपके जीव जंतु हैं ये भी सड़े गले होना चाहिए, और वनस्पतियां हैं ये भी सड़े गले होना चाहिए। तो इनके अवशेष को क्या कहेंगे? ह्यूमस कहेंगे। इनसे होता क्या है कि जो मिट्टी की उर्वरा शक्ति क्या है, ये बढ़ जाती है। मिट्टी की उर्वरा शक्ति क्या है? बढ़ जाती है। जैसे क्या हो, खेत में क्या हमको नई फसल बोलना है तो उसके पहले मूंग उड़द से ये फायदा है कि मूंग उड़द से उससे हमको फसल भी मिल जाती है। उसके बाद वो खाद का भी कार्य करती है, जैविक खाद का कार्य करती है। जिससे दो आपके करंट के क्वेश्चन बनेंगे कि भारत का पहला ऐसा कौन सा राज्य है जो पूर्ण जैविक खेती करने वाला राज्य बना है, तो आपको याद रखना है सिक्किम। कौन सा राज्य है? सिक्किम। अगर आपसे ये पूछे कि भारत का पहला कौन सा केंद्र शासित प्रदेश जो पूर्ण जैविक खेती करने वाला बना है, तो आपको याद रखना है लक्षद्वीप। तो सिक्किम याद रखना है और आपको याद रखना है लक्षद्वीप। तो राज्यों में सिक्किम है और केंद्र शासित प्रदेशों में क्या है? आपका लक्षद्वीप है। इनको हम लिख दे रहे हैं लक्षद्वीप, लक्षद्वीप है और सिक्किम। तो इम्पोर्टेंट है, करंट के भी हैं और आगे चल के ये जीएस के क्वेश्चन बन जाएंगे कि भारत का ऐसा पहला कौन सा राज्य है जो पूर्ण रूप से जैविक खेती करने वाला राज्य बना है, तो सिक्किम है। और केंद्र शासित प्रदेश जो कौन सा है? लक्षद्वीप है। और यहाँ हम ह्यूमस की चर्चा कर रहे हैं, तो फिर से सुनिए, सड़े गले वनस्पति एवं सड़े गले जीव जंतुओं के अवशेष को क्या कहते हैं? ह्यूमस कहते हैं। क्या कहते हैं? ह्यूमस कहते हैं। इसको आप अपने आप लिख लेना, है ना। अब देखिए कि 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है ना। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ये आपका न्यू दिल्ली में है। कहाँ पे है? आपका न्यू दिल्ली में। तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ये आपका दिल्ली में है। कहाँ पे है? दिल्ली में है। ये भी आपको याद रखना है। आगे हम देखेंगे, लिखा है वीवी डोक चायो, ये आपके रूसी विद्वान हैं। अब देखिए यहाँ पे हम बात करेंगे दोनों पॉइंट से। अगर हम पूछें कि विश्व में सर्वप्रथम जो मिट्टी का जो वर्गीकरण है, विश्व में सबसे पहले किसने किया है?
रूसी विद्वान हैं ये वीवी डोग चायो, इन्होंने किया है। लेकिन भारत में जो मिट्टी का जो वर्गीकरण किया गया है या फिर जो हमारे यहाँ जो सरकारी आंकड़े हैं वो किसके मानक के आधार पे हैं, जो इसने बताया, किसने, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने जो आंकड़े बताए हैं कि कौन सी मिट्टी कहाँ पे है, कितने, उसका क्षेत्रफल क्या है, तो ये चीज़ जो बताया गया है इसके द्वारा, और इसी को क्या है, माना गया है। जबकि विश्व में सबसे पहले मिट्टी का जो वर्गीकरण है ये किया गया है वीवी डोग चायोव, और ये कहाँ के हैं, ये रूस के हैं। कहाँ के हैं, अब रूस के हैं। अब देखेंगे कि भारत में मिट्टियों के जो प्रकार है तो कुल आपके 8 प्रकार हैं। कितने हैं, 8 प्रकार। लेकिन जो आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपके सबसे ज़्यादा काली मिट्टी से पूछे जाते हैं। आप पेपर कोई भी उठाइए, अगर मिट्टी से क्वेश्चन आता है तो सबसे ज़्यादा 99% आपको क्वेश्चन कहाँ से मिलेंगे, काली मिट्टी से मिलेंगे। और दूसरे स्थान पे हम किसको रखेंगे, जलोढ़ को रखेंगे, और तीसरे पे हम किसको रखेंगे, लाल पे। ये आने की संभावना बता रहे हैं, ये आने की संभावना। तो सबसे ज़्यादा क्या पूछा जाता है, काली मिट्टी पूछा जाता है। तो हम चर्चा करते हैं जो 8 प्रकार हैं। अब देखेंगे भारत की मिट्टियाँ, तो जलोढ़ मिट्टी तो जलोढ़ मिट्टी जो है तो ये भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल पर पाई जाने वाली मिट्टी है। तो आपको याद रखना है, सर्वाधिक क्षेत्र पर पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है, तो आपकी है जलोढ़ मिट्टी। तो आपको ये याद रखना है कि भारत में सबसे ज़्यादा जो मिट्टी का जो क्षेत्रफल है किसका है, जलोढ़ मिट्टी का है। इसके बारे में अभी हम डिटेल में चर्चा करेंगे, क्योंकि इसमें दोमट है, प्रेरी भूरी मिट्टी है, बांगर है, खादर है, कछारी है, आगे हम चर्चा करेंगे। फिर देखिए क्षेत्रफल के स्थान पे, तो ये आपका दूसरा स्थान है, ये इसका क्या है, दूसरा स्थान। तो क्षेत्रफल के आधार पर दूसरे स्थान पे कौन सी मिट्टी है, तो लाल मिट्टी है। कौन सी मिट्टी है, तो ये आपकी लाल मिट्टी है ना। और काली मिट्टी का जो क्षेत्रफल है भारत में, ये आपका तीसरा स्थान आता है। क्या आता है, तीसरा। तो आपके यहाँ ये पहला, दूसरा, तीसरा ही क्या है, पूछा जाता है ना। बाकी यहाँ से क्वेश्चन आपके नहीं आते। तो क्वेश्चन ये आएगा कि भारत में सर्वाधिक मिट्टी का क्षेत्रफल किसका है, तो आपको याद रखना है ये आपका जलोढ़ का है। क्या है, आपका जलोढ़ का है। अगर आपसे पूछे दूसरा किसका है, तो आपको याद रखना है लाल मिट्टी का है, और तीसरा किसका है, काली मिट्टी का है। और काली मिट्टी जो सबसे ज्यादा, इसका जो क्षेत्रफल कहाँ पाया जाता है, महाराष्ट्र में। आगे हम पढ़ेंगे, महाराष्ट्र में इसका क्षेत्रफल होता है। अब देखेंगे पर्वतीय मिट्टी है ना। और इसके बाद मरुस्थलीय जो मिट्टी है इसे शुष्क मिट्टी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, शुष्क मिट्टी भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे वर्षा नहीं होती है और यहाँ पे क्या है, वनस्पतियाँ भी नहीं होती। दोस्त आपके क्या जो कह सकते हैं, जैसे नागफनी वगैरह हो गए, और छोटे छोटे जो झाड़ टाइप के होते हैं वो हो गए, जैसे थार का मरुस्थल हो गया। ये क्वेश्चन यहाँ से बहुत पूछा जाता है। आगे हम पढ़ाएंगे कि रेगिस्तान में जो पौधे होते हैं, तो इनकी जो जड़ें हैं वो अधिक लंबी होती, सामान्य कंडीशन से अधिक लंबी होती हैं। क्यों, क्योंकि इनकी जड़ें इसलिए लंबी हो जाती हैं पानी की तलाश में। क्वेश्चन आएगा कि पानी की तलाश के कारण ही रेगिस्तान में या फिर मरुस्थल में उनकी जो जड़ें होती हैं वो अधिक लंबी हो जाती हैं सामान्य कंडीशन की अपेक्षा, है ना। तो ये आपको याद रखना है कि पानी की तलाश में मरुस्थलीय क्षेत्रों के जो पौधे होते हैं उनकी जड़ें जो हैं वो लंबी हो जाती हैं। ये क्वेश्चन एसएससी में 10+2 में भी आया है और सीजीएल में भी ये आया है ना। फिर आगे आते हैं लेटेराइट मिट्टी। देखिए लेटेराइट मिट्टी भी इसी प्रकार से लाल मिट्टी के समान। फिर पीटमय को कहते हैं दलदली मिट्टी। क्या है आपकी, दलदली मिट्टी, जिसे हम कह सकते हैं मैंग्रोव वनस्पतियां जहाँ होती हैं, मैंग्रोव वनस्पतियां, या फिर इसे हम कहेंगे, क्या कहेंगे इसे, आर्द्र भूमि। और इसका क्षेत्रफल भारत में सबसे ज़्यादा गुजरात में पाया जाता है। क्वेश्चन आएगा कि भारत में दलदली मिट्टी या फिर आर्द्र भूमि वाली मिट्टी, इसका क्षेत्रफल कहाँ पाया जाता है, गुजरात में पाया जाता है। आगे हम देखें क्षारीय मिट्टी को लवणीय मिट्टी भी कहते हैं, और ये जो हैं ये समुद्र के किनारे होते हैं। ये इनको आपको याद रखना है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे मिट्टियों के ये प्रकार हो गए। अब जहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं तो आपके क्वेश्चन जलोढ़ से, लाल से और काली से सबसे ज़्यादा बनते हैं, काली से
सबसे ज़्यादा बनते हैं ना। यहाँ स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे जलोढ़ मिट्टी को। अब देखिए यहाँ से जलोढ़ मिट्टी में किसकी कमी होती है, तो आपको याद रखना है कि जलोढ़ मिट्टी में फास्फोरस की कमी होती है, नाइट्रोजन की कमी होती है और ह्यूमस की कमी होती है। तो ज़्यादातर मिट्टियों में आपको अगर कमी पूछे तो कमी आपकी फास्फोरस, नाइट्रोजन, ह्यूमस। तो भारत की लगभग सभी मिट्टियों में क्या है, इनकी कमी होती है, लेकिन जो पर्वतीय मिट्टियाँ होती हैं वहाँ पे इनकी कमी जो है वो ना के समान होती। बाकी पर्वतीय मिट्टी को छोड़कर सब जगह फास्फोरस, नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी होती है। तो ये थोड़ा अपर में एग्जाम में आते हैं, पीसेस वगैरह में आते हैं, कौन सी ऐसी मिट्टी है जहाँ पे ह्यूमस की कमी नहीं होती है। तो आपको याद रखना है पर्वतीय मिट्टी में ह्यूमस की कमी नहीं होती। उसका भी रीज़न है क्योंकि वहाँ पे जैसे पेड़ बहुत सारे होते हैं, और पेड़ बहुत सारे होते हैं तो वहाँ पे भूस्खलन भी होता है। क्या होता है? भूस्खलन भी होता है, और भूस्खलन के कारण ही पेड़ पौधे क्या है वो दब जाते हैं, और दबने के बाद क्या वो सड़ जाते हैं। इसलिए वहाँ पे क्या ह्यूमस हो जाता है। इसलिए आपको याद रखना है कि पर्वतीय मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा पाई जाती है, जबकि अन्य मिट्टियों में ह्यूमस की मात्रा नहीं पाई जाती है। आगे हम देखेंगे कि जलोढ़ मिट्टी में किसकी अधिकता होती है, पोटास की अधिकता होती है और चूना की अधिकता होती है। अब चूना कैसे आप जानते हैं कि जल में जैसे हम लोग जो पानी पीते हैं, या गंगा का पानी है, यमुना का पानी है, तो यहाँ पे क्या है इनमें चूना की मात्रा होती है। अब आप कहेंगे सर कैसे? आपने देखा होगा ठंडी के मौसम में हम लोग पानी को गर्म करते हैं, तो जो गर्म करने वाला राड होता है, तो 10-15 दिन जब हम गर्म करते हैं तो उसमें देखा होगा आपने सफ़ेद सफ़ेद ये एक लेप चढ़ जाता है। वो क्या है? आपका चूना ही है। तो आपको याद रखना है कि जो जलोढ़ मिट्टी है तो इसमें क्या होता है, तो ये क्या कहते हैं चूना होता है। और जलोढ़, जल ओढ़, इसका अगर हम अलग अलग कहेंगे जल प्लस ओढ़, जल को ओढ़ना, क्या होगा? जल को ओढ़ना। तो कहने का मतलब ये है कि ये मिट्टी वहाँ पर होंगी जहाँ पे क्या है सदाबहार नदियाँ आपकी बहती हैं, सदाबहार नदियाँ बहती हैं। या फिर जैसे दक्षिण भारत की सदाबहार नदियाँ नहीं हैं, लेकिन किसी समय वहाँ की भी नदियाँ क्या थी? सदाबहार नदियाँ हैं, नदियाँ थीं उस समय। लेकिन अब वर्तमान समय में अगर आपसे पूछा जाए कि जो दक्षिण भारत की नदियाँ हैं वो अपनी वृद्धावस्था में हैं, और उत्तर भारत की नदियाँ हैं ये अपनी युवा अवस्था में हैं, है ना। तो आपको ये याद रखना है कि जलोढ़ मिट्टी का जो क्षेत्रफल है ये सबसे ज़्यादा भारत में पाया जाता है। इनमें कमी होती है फास्फोरस, नाइट्रोजन, ह्यूमस की। अधिकता किसकी होती है? पोटास और चूने की। अब देखिए इसी में एक भाग है प्रेरी भूरी मिट्टी। तो प्रेरी भूरी मिट्टी किसका हिस्सा है? ये जलोढ़ मिट्टी का है। ये आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए हम इसको लिख दिए हैं कि गेहूं की खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन होती है? प्रेरी भूरी मिट्टी। इसको हम कृषि में और डिटेल में पढ़ेंगे कि गेहूं का उत्पादन सबसे ज़्यादा यूपी में होता है, लेकिन प्रति हेक्टेयर उत्पादन पंजाब में होता है। गेहूं का उत्पादन सबसे ज़्यादा यूपी में होता है, लेकिन अगर आपसे पूछे गेहूं का उत्पादन प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक कहाँ होता है? ये आपका पंजाब में होता है। कहाँ पे होता है? पंजाब में होता है। इसको हम कृषि के चैप्टर में पढ़ेंगे। अब देखिए कंकड़, कंकड़ का मतलब ये है कि जहाँ पे जलोढ़ मिट्टी है, बांगर, खादर, इसको हम थोड़ा बता दें। जैसे हम कह दें कि दो स्थान है, जैसे ये आपकी कोई नदी गई है, ये आपकी क्या है? ये नदी गई, और ये आपका क्या है? तो ये आपका हो गया, जैसे हम ये कहते हैं फतेहपुर, ये क्या आपका? ये फतेहपुर, तो ये यूपी से है। और ये क्या है आपका? रायबरेली। क्या है आपका? रायबरेली। और इन दोनों जिलों के बीच से आपकी कौन सी नदी गई है? गंगा नदी गई। कौन सी नदी गई है? गंगा नदी गई है ना। तो आपको ये याद रखना है कि जैसे ये राबड़ी, ये यूपी से है। कहाँ से है? ये दोनों डिस्ट्रिक्ट कहाँ के? यूपी के हैं। तो यूपी में जो है एक तरफ फतेहपुर है और दूसरे साइड क्या है? रायबरेली। और इन दोनों के बीच से जो नदी गुजरी है ये कौन सी नदी है? ये गंगा नदी है। अब गंगा नदी के जो किनारे मिट्टी होती है, गंगा नदी के जो किनारे मिट्टी होती है उसे कहते हैं खादर मिट्टी। क्या कहते हैं? खादर मिट्टी। ये चीज आपको याद रखना है। ये क्या होगी आपकी? खादर मिट्टी। तो आपको ये याद रखना है कि खादर मिट्टी किसका भाग है? जलोढ़ मिट्टी का ही भाग है। लेकिन ये कहाँ पे पाई जाती है? नदियों के किनारे। खादर को ही क्या कहते हैं? कछारी मिट्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? कछारी मिट्टी कहते हैं। ये चीज आपको याद रखना है ना।
तो खादर को ही क्या कहते हैं, कछारी मिट्टी कहते हैं। क्या कहते हैं, कछारी मिट्टी कहते हैं। इसे कॉप मिट्टी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉप। खादर कहेंगे, कॉप कहेंगे, कछारी कहेंगे, तराई कहेंगे। क्या कहेंगे, तराई कहेंगे, है ना, ये भी कहेंगे। और जो इसे और भाभर भी कहेंगे। इनमें बहुत सारे प्रकार हैं। ये सब किसमें आते हैं, जलोढ़ में आते हैं। अब देखिए यहाँ पे खादर हो गया, लेकिन जो ऊपर, तो यहाँ की मिट्टी को कहते हैं बांगर मिट्टी। क्या कहेंगे, बांगर। जो ऊपर की मिट्टी होगी क्या होगी, बांगर, है ना। तो यहाँ बांगर और खादर की परिभाषा ये बनेगी, नदियों के किनारे की ऐसी मिट्टी जो बाढ़ में डूब जाती है उसे खादर मिट्टी कहते हैं, या फिर कछारी मिट्टी कहते हैं, या फिर कॉप मिट्टी कहते हैं। ये चीज़ आपको याद रखना है। लेकिन नदियों के किनारे की ऐसी मिट्टी जो बाढ़ में नहीं डूबती है उसे बांगर मिट्टी कहते हैं। क्या कहते हैं, बांगर मिट्टी कहते हैं। और बांगर क्षेत्र में ही कंकड़ पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, कंकड़ पाए जाते हैं। और ये जो है कैल्शियम कार्बोनेट की ग्रंथियां होती हैं। क्या होती हैं, कैल्शियम कार्बोनेट की ग्रंथियां होती हैं। कैल्शियम कार्बोनेट की ग्रंथियां होती है। ये भी आपको याद रखना है। तो ये आपका हो गया कंकड़, जो कि क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट की ग्रंथियां। और ये कैसे हैं, तो आपको ये भी याद रखना है कि बांगर क्षेत्र हमने बता दिया बाढ़ का पानी नहीं जाता है। लेकिन आपको ये याद रखना है किसी समय लगभग 1000 साल पहले, 1500 साल पहले, तो यहाँ क्या है, कभी ना कभी क्या बाढ़ का पानी गया होगा। और जो ये कंकड़ आते हैं ये पर्वतों से क्या है, ये बह के आते हैं। क्या है, बह के आए हुए हैं। आज भी जैसे हम कहते हैं नदियों से काफ़ी दूर, लगभग 10 किलोमीटर दूर, 20 किलोमीटर दूर, या फिर 50 किलोमीटर दूर अगर क्या है ये कंकड़ पाए जाते हैं, तो आप ये समझेंगे किसी ना किसी समय, कहने का मतलब 1000 साल पहले, लगभग 1500 साल पहले, 2000 साल पहले उस स्थान पे नदी का पानी गया होगा। और तभी क्या है, वो कंकड़ पहाड़ों से बह के आए हुए हैं। और इन्हें कहते क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट की ग्रंथियां। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कैल्शियम कार्बोनेट की ग्रंथियां कौन सी मिट्टी में पाई जाती हैं, तो आपको याद रखना जलोढ़ मिट्टी में पाई जाती हैं। अगर जलोढ़ नहीं होगा तो क्या होगा, बांगर। और इसी में दोमट भी आ जाता है। क्या आ जाता है, दोमट मिट्टी भी आ जाता है। इसी में भाभर मिट्टी भी आ जाता है, भाभर, भाभर, है ना। और इसी में तराई मिट्टी भी आ जाता है। क्या आ जाता है, तराई मिट्टी भी इसी में आ जाता है। ये सब किसके भाग हैं, ये सभी क्या है, जलोढ़ के ही भाग हैं। किसके भाग हैं, जलोढ़ के ही भाग हैं। फिर से देख लीजिए, ये आपकी जलोढ़ मिट्टी है और इनके कई सारे नाम हैं। दोमट नाम है, भाभर नाम है, तराई नाम है, बांगर, खादर, कछारी, कॉप, ये सभी क्या जलोढ़ मिट्टी के क्या है, ये सभी नाम हैं। और जैसे यहाँ पे तराई मिट्टी है, तो तराई मिट्टी को आपको ये याद रखना है, जैसे तराई मिट्टी है, भावर मिट्टी है, जो यूपी और नेपाल के बीच जो शिवालिक श्रेणी है, तो उसी की तलहटी के बगल में जो मिट्टी पाई जाती है उसे क्या तराई मिट्टी और भावर मिट्टी कहते हैं। जैसे लखीमपुर खीरी की मिट्टी है, बलरामपुर है, महाराजगंज है, सिद्धार्थनगर है, तो यहाँ की जो मिट्टियाँ हैं ये सब क्या तराई मिट्टी के तहत आती हैं। और यहीं पे क्या है, थारू जनजाति निवास करती है, जो कि दीपावली पर्व को शोक पर्व के रूप में मनाती है ना। आगे हम देखेंगे लाल मिट्टी के बारे में। अब देखिए इसका जो नाम लाल मिट्टी क्यों पड़ा है, आपने भूगोल में पीछे पढ़ चुके हैं सौरमंडल में कि आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं। ठीक उसी प्रकार लाल मिट्टी में आयरन ऑक्साइड पाया जाता है और आयरन ऑक्साइड के कारण इसे क्या कहते हैं, लाल मिट्टी कहते हैं, है ना। और इसमें कमी किसकी होती है, नाइट्रोजन की, फास्फोरस की, ह्यूमस की, पोटास की। नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस, पोटास की कमी होती है। अधिकता किसकी होती है, लोहा की, एल्यूमिनियम की और चूना की। लोहा की, एल्यूमिनियम की और चूना की, इसकी क्या होती है, अधिकता होती है। और लाल मिट्टी जो है ये जो है मध्य भारत में या फिर दक्षिण भारत में जो है पाई जाती है, ये आपको याद रखना है ना। आगे हम देखेंगे कि ये जो है मोटे अनाज एवं तिलहन के लिए उपयोगी है। मोटे अनाज में क्या होता है, ज्वार, बाजरा, ज्वार है, बाजरा है। तिलहन में क्या आ जाता है, तिलहन में जैसे सरसों है, सोयाबीन वगैरह है ना, जिनसे तेल निकाला जाता है उन्हें तिलहन में गिना जाता है ना। ये चीज़ आपको याद रखना है। तो मोटे अनाज एवं तिलहन के लिए कौन सी मिट्टी उपयोगी है, लाल मिट्टी उपयोगी है। इसके लिए आपको क्या है, मोटे अनाज के लिए लिटेराइट मिट्टी भी उपयोगी है। तो ये आपका होता है लाल मिट्टी। आगे हम देखेंगे
काली मिट्टी से। तो काली मिट्टी सबसे इम्पोर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि इसके जो अन्य नाम हैं, इन्हें अन्य नामों से जाना जाता है। किसे? काली मिट्टी को। इसे लावा मिट्टी भी कहते हैं, करेल मिट्टी कहते हैं। करेल मिट्टी यूपी में कहते हैं। करेल मिट्टी कहाँ पे कहते हैं? यूपी में कहते हैं। इसे कपासी मिट्टी भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? कपासी मिट्टी भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी जो मिट्टी है, इसे कौन सी मिट्टी होती है? काली मिट्टी होती है। अगर आपसे पूछे काली मिट्टी का जो क्षेत्रफल है, तो सबसे ज़्यादा ये कहाँ पे है? ये महाराष्ट्र में। कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। और ये कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है, इसीलिए इसे कपासी मिट्टी कहते हैं। जैसे हम कहेंगे कपास है, तो कपास जो इसका उत्पादन किया जाता है, इसे कहते हैं रजत रेशा क्रांति। क्या कहते हैं? रजत रेशा क्रांति। जबकि रजत क्रांति का संबंध किससे है? अंडा उत्पादन से। लेकिन अगर इसी में रेशा लग जाए, भाई कपास से क्या होता है? रुई होता है। रुई में क्या होता है? रेशा होता है। इसलिए क्या होगा? रजत रेशा क्रांति। इसका संबंध किससे है? कपास के उत्पादन से है। इसे चेरनोजा मिट्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? चेरनोजा मिट्टी भी कहते हैं। इसे रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। इसे स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वतः जुताई वाली मिट्टी। अब स्वतः जुताई वाली मिट्टी क्यों कहते हैं? इसके पीछे भी लॉजिक है। तो यहाँ पे हम जाएंगे, यहाँ पे लिखा है जल धारण क्षमता। तो जो 8 प्रकार की मिट्टी की चर्चा भी हम कर रहे हैं, इन 8 मिट्टियों में अगर आपसे पूछे कि सर्वाधिक जल धारण की क्षमता किसके पास है, तो काली मिट्टी के पास है। क्या है? काली मिट्टी के पास है। ये चीज आपको याद रखना है कि सर्वाधिक जल धारण करने की क्षमता किस मिट्टी में है। तो आपका प्यारा सा जवाब होगा, क्या होगा? काली मिट्टी। क्या होगा? काली मिट्टी। जब इसमें जल धारण की क्षमता अधिक होगी, तो जैसे हम इसमें एक बार पानी से इसमें हम सींच देंगे, तो पानी भरा रहेगा, और जब पानी सूख जाएगा, तो इसमें बड़ी बड़ी क्या हो जाएंगी? दरारें हो जाएंगी। तो इसलिए इसे क्या कहते हैं? स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहते हैं। ये आपको याद रखना है। इसे ट्रॉपिकल ब्लैक अर्थ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रॉपिकल ब्लैक अर्थ भी कहते हैं, है ना। अब यहाँ पे लिखा है, पीछे बता चुके हैं कि महाराष्ट्र में इसका क्या है? सबसे अधिक क्षेत्रफल है, और यह कपास की खेती के लिए क्या है? सबसे अधिक उपयोगी है ना। तो महाराष्ट्र में इसका सबसे अधिक क्षेत्रफल है, कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है, और जल धारण क्षमता सभी मिट्टियों की अपेक्षा इसमें क्या है? सर्वाधिक है। और इसमें कमी किसकी होती है? नाइट्रोजन की कमी होती है और फास्फोरस की कमी होती है। तो कमी जो अधिकतर वो कम पूछा जाता है, तो आपको फिर पहले भी बता चुके हैं, फिर बता रहे हैं कि भारत की जितनी भी मिट्टियां हैं, सभी में क्या नाइट्रोजन है, फास्फोरस, ह्यूमस की कमी होती है। ह्यूमस वाला पूछा जाता है कि ह्यूमस जो है, सभी मिट्टियों में ह्यूमस की कमी होती है, लेकिन जो पर्वतीय मिट्टी होती है उसमें ह्यूमस की क्या है? कमी नहीं होती है, वहाँ पर्याप्त मात्रा में ह्यूमस पाया जाता है। अब देखेंगे अधिकता किसकी होती है? पोटास है, एल्यूमिनियम है, चूना है, मैग्नीशियम है, लोहा है। तो अधिकता किसकी है? पोटास, एल्यूमिनियम, चूना, मैग्नीशियम, लोहा। तो इस प्रकार से ये आपकी काली मिट्टी समाप्त होती है। अब हम आते हैं लेटेराइट मिट्टी में। तो लेटेराइट मिट्टी ये भी क्या है? भारत के दक्षिण क्षेत्र में पाई जाती है। ये भी इसका रंग लाल होता है, लेकिन इसे लाल मिट्टी का नाम नहीं दिया गया है ना। तो ये हम देखेंगे, ये वहाँ पे होता है उच्च तापमान भारी वर्षा। तो लेटेराइट मिट्टी वहीं पे होगी जहाँ तापमान भी ज़्यादा हो और वर्षा भी ज़्यादा हो, तो वहीं पे लेटेराइट मिट्टी होती है। ये किसके लिए उपयोगी है? चाय, कहवा, रबड़, सिनकोना, मोटे अनाज, काजू, मसालों की कृषि की जाती है। फिर सुनिए, चाय, कहवा, रबड़, सिनकोना, मोटे अनाज, काजू, मसालों की कृषि की जाती है। यहाँ सिनकोना से बहुत क्वेश्चन बनते हैं कि सिनकोना एक आयुर्वेदिक पौधा, कैसा पौधा है? आयुर्वेदिक पौधा है। इसकी छाल से एक दवा बनाई जाती है। सिनकोना एक पौधा होता है, इसकी छाल से एक दवा बनाई जाती है, और दवा का नाम है कुनैन। क्या नाम है? कुनैन। और वो दवा जो है मलेरिया के रोगियों को दिया जाता है, जो कि क्या है? मलेरिया रोगी जो किससे होते हैं? मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है। तो इसलिए आपको याद रखना है
कि सिनकोना पौधे की छाल से क्या बनाया जाता है? एक दवा बनाई जाती है। दवा का नाम क्या है? कुनैन। और कुनैन किसको दिया जाता है? मलेरिया के रोगियों के लिए। तो ये आपके क्या हो गए हैं? सिनकोना आपके हो गए हैं, है ना? तो लेटेराइट मिट्टी आपकी हो गई, लाल मिट्टी हो गई, जलोढ़ मिट्टी हो गई, काली मिट्टी हो गई, है ना? ये आपकी मिट्टी हो गई। और लेटेराइट मिट्टी जो है ये आपका पश्चिमी घाट में इनका जो क्षेत्रफल है ज़्यादा पाया जाता है। पश्चिमी घाट जैसे हम कह दें महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, केरल है, इनका जो हिस्सा जो है ये समुद्र के किनारे से लगा हुआ है, उसे क्या कहते हैं? पश्चिमी घाट कहते हैं। उसी के आस-पास जो है लेटेराइट मिट्टी की क्या है? मात्रा सर्वाधिक है। ये चीज़ आपको याद रखना है। तो इस प्रकार से आपका ये मिट्टी वाला चैप्टर क्या है, अभी पूरा नहीं हुआ है। तो ये आपका थोड़ा-सा हम कल और इसमें थोड़ा-सा बचा है मिट्टी से, तो मिट्टी हम कल आपकी खत्म हो जाएगी और इसके बाद कहाँ पे आ जाएँगे हम लोग? कृषि में आ जाएँगे। कहाँ पे आ जाएँगे? कृषि में आ जाएँगे। तो रोज़ाना की तरह आज भी आपसे सवाल पूछेंगे। आज आपको बताना है कि महर्षि पतंजलि का नाम तो सुना ही होगा, है ना? तो महर्षि पतंजलि के बारे में आप लोग क्या-क्या जानते हैं? इसके बारे में आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख के बताएँगे। फिर से सुनिए, महर्षि पतंजलि, इनके बारे में आप जितना भी जानते हैं, कहने का मतलब जानने का मतलब क्या है कि महर्षि पतंजलि से कॉम्पिटिशन की दृष्टि से कितने सारे क्वेश्चन आपके बनते हैं, तो उनका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है, फालतू क्वेश्चन आपको नहीं लिखना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।